हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के वो सारे सवाल जो कि आपके रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो दोस्तों एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को जो है भर भर के यहाँ पे गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है ये डेली क्लास होती है, तो आप मेरे साथ यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे से लेके 7:45 तक, जहां पर हम लोग करते हैं रैपिड फायर राउंड और कर रहे हैं जो है प्रैक्टिस यहां पर क्वेश्चनों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट, उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक पर जुड़ जाना है, या फिर जो है दोस्तों आप लोग @गौरव सर टेक्स्ट बुक सर्च कर सकते हैं। क्या? @गौरव सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। और बढ़ेंगे हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। मिले हुए ही समय को अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर अच्छे समय के इंतजार में रहेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको आज के ही समय को अच्छा बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसे आसानी से सिलेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज जो है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन जो है कम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ट्राई करेंगे कि 45 मिनट में जो है 60 क्वेश्चन किए जाएं। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास के बाद में कि 60 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, ये आपको बताना है क्लास के बाद में, ठीक है। चलिए इससे पहले एक शुरुआत करें, एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, यस टाइप कर देंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं पहले जो है क्वेश्चन के साथ। तो फटाफट से एक बार यस टाइप कर देंगे। तो यस यस आ चुका है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी लोग यहां पर आंसर करेंगे कि कह रहे हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्या ये एन्नोर पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, कोची पोर्ट है, या फिर पारादीप पोर्ट है। हमसे पूछ रहे वेस्टर्न पोर्ट, ठीक है, राइट। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, कोची पोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोची पोर्ट। क्योंकि देखिए एन्नोर पोर्ट जो है ये ईस्ट साइड में है। कहां पर है, ईस्ट साइड, तमिलनाडु में है, राइट, तमिलनाडु में है। ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए यहाँ पे हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल, ठीक है। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया पोर्ट, ठीक है। ये भी ईस्ट साइड हो जाएगा। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा भी जो है दोस्तों कैसा हो जाएगा, ये ईस्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोची पोर्ट, ठीक है। कोची पोर्ट जो है केरल में है, केरल में, ठीक है, केरल में। ये पश्चिम साइड में पड़ेगा, इसलिए इसको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके लिए ये रहा, फटाफट से आंसर करेंगे। डैश वॉज ब्लाइंड पोएट हु सैंग द ग्लोरी ऑफ कृष्णा इन द कलेक्शन बाय द नेम ऑफ सुरसागर। कह रहे हैं डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सुरसागर नाम के संग्रह में कृष्ण की महिमा को जो है बखान किया है। सूरदास, वीरदास, चैतन्य और विद्यापति। सभी लोग बताएं फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। जो लोग यहां पर कह रहे सर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, सूरदास, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, सूरदास जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है सुरसागर, ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि उत्तर रामचरित, ध्यान सुनेगा, मैंने क्या कहा, उत्तर रामचरित जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहोगे उत्तर रामचरित जो है भवभूति के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है, भवभूति, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। भवभूति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर कह रहे हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द ओथ और अफर्मेशन बाय द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। क्या आर्टिकल 185 है, 219, 289 और 256। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 219, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय जो है, ये कौन से संविधान में आपको देखने को मिलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे ये अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 214। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 214 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और भारत का पहला जो है उच्च न्यायालय कौन सा था, तो आप कहोगे कोलकाता। कौन सा था, कोलकाता उच्च न्यायालय, सबसे पहला उच्च न्यायालय जो कि 1862 में स्थापित किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहां पे कह रहे हैं साइनोकोबालामीन इज अ मैन मेड फॉर्म ऑफ डैश विटामिन। कह रहे हैं साइनोकोबालामीन डैश विटामिन का एक जो है मानव निर्मित रूप है। क्या ये B2 है, B6 है, B12 है या B1 है? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा B12। ठीक है, क्यों? क्योंकि B1 को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग थाइमिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग थाइमिन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? थाइमिन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें B2 को क्या कहते हैं? तो इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये ध्यान रखें, राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको राइबोफ्लेविन कहेंगे। ठीक है, और B6 को क्या कहते हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, फटाफट से जल्दी जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला सवाल, फॉर राज्यसभा मेंबरशिप द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स डैश मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सीलेंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंसेज एंड द रेस्ट आर इलेक्टेड। कह रहे हैं राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर डैश सदस्यों को मनोनीत करते हैं और अन्य सदस्य को जो है निर्वाचित किए जाते हैं। कितने? 11, 10, 12 और 13। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे पहले लोकसभा में कितने मनोनीत होते थे? 2 होते थे। ध्यान सुनिएगा, लोकसभा में मनोनीत होते थे। मैं मनोनीत होते थे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब नहीं होते हैं, तो अब लोकसभा में क्या हो जाएगा? 0। वर्तमान में अब मनोनीत नहीं होते हैं, इसको हटा दिया गया है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल फटाफट से। अगला सवाल, द हाई कोर्ट्स पावर टू इशू रिट्स इज मेंशन्ड इन अंडर डैश। कह रहे हैं जो है प्रादेश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? क्या ये 233, 226, 230 और 225? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, 226 जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, आर्टिकल 226। ठीक है, अगर यही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को, किसको? सुप्रीम कोर्ट को जारी करना होता, किसको? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अगर जारी करना होता तो वो किसका इस्तेमाल करते? वो अनुच्छेद 32 का। किसका इस्तेमाल करते? तो आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, अगला सवाल। इन 1851 who among the following describe the kingdom of अवध as cherry that will drop into our mouth one day। कह रहे हैं कि 1851 में निम्नलिखित में से किसने जो है अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, ये डैश के रूप में वर्णित किया गया? क्या ये वॉरेन हास्टिंग ने कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने, विलियम बेंटिंग ने और लॉर्ड डलहौजी ने? किसने कहा था? तो आप याद रखोगे, ये कहा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें कि अवध को कहा गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ये किस जो है किंगडम को कहा गया है? तो आप कहोगे अवध को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइसेस कमेंस्ड इन इंडिया फॉर द वीक बिगिनिंग फ्रॉम डैश एंड द बेस वीक एंडिंग 19 अगस्त 1939। करें थोक मूल्यों की पहली सूचकांक संख्या डैश से शुरू होने वाले साप्ताहिक और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुई है। क्या ये 21 जनवरी 1942, 1 जनवरी 1942, 10 जनवरी 1942 और 11 जनवरी 1942? करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 जनवरी 1942। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सिक्योरिंग फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग जो है उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता जो है सुनिश्चित करना है? कि अनुच्छेद 46 है, 44 है, 43, 47? बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे सभी लोग जो लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल। इन नाट्यशास्त्र भरत मुनि हैज क्लब्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? कह रहे हैं नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा है? क्या ये 6, 7, 4 और 3? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से वाद्य यंत्र? तो आप कहोगे टाट वाद्य यंत्र। क्या हो जाएगा? टाट वाद्य यंत्र। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, फिर हो जाएगा अवनंद। क्या हो जाएगा? अवनंद वाद्य यंत्र। ठीक है, अवनंद वाद्य यंत्र। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा घन वाद्य यंत्र। कौन सा? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? 65, 60, 55 और 70?
वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, ध्यान रखिएगा 60 करेक्ट होगा। अगला सवाल आपके लिए, द कंजीरा इज अ फ्रेम ड्रम ऑफ साउथ इंडिया, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्किन स्ट्रेच्ड एंड पास्टेड ऑन अ सर्कुलर डैश फ्रेम। कह रहे हैं कंजीरा दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है, इसमें जो है चमड़ा मतलब आमतौर पर छिपकली का लगा होता है, इसे एक गोलाकार डैश के फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है। क्या ये ब्रास है मतलब कांच है, या ड्राइड पंपकिन मतलब सूखे कद्दू है, वुडन है लकड़ी, स्टील इस्पात? क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? जी हाँ, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ पे वुडन। जो लोग वुडन कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बाकी लोगों का गलत है भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, किसका होता है? वुडन का होता है। ठीक है, वुडन फ्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिबरलाइजेशन? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण के उद्देश्यों में से एक नहीं है? ठीक है, टू डेवलप अ ग्लोबल मार्केट ऑफ अ कंट्री, टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेट जो है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, टू बूस्ट कंपटीशन बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेसेस, और टू मिटिगेट इफेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, टू मिटिगेट इफेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन जो है कैपिटल मतलब प्रौद्योगिकी और विदेशी जो पूंजी के प्रभाव को कम करने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव नहीं है? लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन कब आया था? 1991 में। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं उदारीकरण हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पंजाब? कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पंजाब में स्थित है? क्या ये बनवाली है, बालू है, कोट डिज्जी है, या रोपर है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, बनवाली नहीं होगा, बनवाली हरियाणा में है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रोपर हो जाएगा, रोपर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बनवाली कहाँ पर है? तो आप कहोगे ये हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, चलिए अच्छा, और हमारे भारत में सबसे बड़ा जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? तो आप कहोगे राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी है। और देखिए राखी गढ़ी जो है ये दोस्तों ये भी कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, राखी गढ़ी। The total revenue curve of a firm shows the relationship between the dash made by the firm and the output level of the firm। कह रहे एक फर्म का कुल राजस्व जो है वक्र फर्म द्वारा बनाए गए डैश और फर्म के उत्पादन स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है। किसको? क्या ये क्वार्टरली रेवेन्यू को दर्शाता है, इन्वेस्टमेंट को, टोटल रेवेन्यू को, या सेमी एनुअल रेवेन्यू को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व को दर्शाता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल बिना समय को व्यर्थ करते हुए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग ऑफ मद्रास? निम्नलिखित में से कौन जो है मुख्य रूप से मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी? सरोजनी नायडू, मैडम भिकाजी कामा, मतांगिनी हजरा, और एनी बेसेंट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएंगे, ये ध्यान रखेगा। देखिए होम रूल लीग जब पूछेगा तो एनी बेसेंट, इंडियन होम रूल लीग अगर पूछेगा, किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इंडियन होम रूल लीग जो है ये दोस्तों कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, इन्होंने पुणे में शुरुआत की थी। ठीक है, इंडियन होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस सीलिंग रेफर्स टू, देखिए उच्चतम निर्धारित कीमत किसे संदर्भित करता है? रिमूवल ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑलरेडी कॉस्टली गुड्स और सर्विसेज, इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स ऑन ऑल द प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, इम्पोजिशन ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द टैक्स ऑन द कॉस्टली गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोजिशन ऑफ द अपर लिमिट ऑफ प्राइसेस ऑन गुड्स और सर्विसेज। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है दोस्तों? जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया एक बार जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्राइस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुओं या फिर सेवाओं पर कीमत की ऊपर जो सीमा लगाने को क्या कहा जाता है? प्राइस सीलिंग। कहते हैं ना दोस्तों सील कर दो, सील कर दो मतलब इसके ऊपर ना जा पाए। कहते हैं ना दोस्तों सीलिंग, सीलिंग हम लोग कहते हैं छत, छत के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्राइस को सील कर दो, तो जो उसकी अपर लिमिट है उसको दोस्तों हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। राइट, तो ये ध्यान रखेगा। ठीक है, सीमा लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्राइबल पीपल ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल वेयर द साल ट्री ऑफ इज वर्शिप्ड फॉर द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी? कह रहे किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल पेड़ की जो है पूजा की जाती है? क्या ये झारखंड होगा, गुजरात होगा, राजस्थान और मेघालय? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी आप कहोगे हेमंत सोरेन है, और यहाँ के दोस्तों जो गवर्नर है मतलब राज्यपाल है वो संतोष कुमार गंगवार है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अच्छा दोस्तों, यहां पे ही आपको क्या मिलेगा, एकमात्र राष्ट्र उद्यान मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं बेटला राष्ट्र उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेचुंगमा, घातोकितो और ची रमू आर द डांस फॉर्म ऑफ, देखिए बड़े अजीब से नाम है लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में। ठीक है, कुंगमा, घातोकितो और ची रमू जो नृत्य शैली है, ये कहाँ के हैं, सिक्किम, मणिपुर, अंडमान निकोबार और गोवा। देखिए कई लोग यहाँ पे सिक्किम सिक्किम, ठीक है, बाकी लोग, चलिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रख लीजिएगा। सिक्किम के कई बार त्योहार पूछे जाते हैं, जैसे लुसुंग, नामसुंग, सागा दावा, ठीक है, लोसर भी मनाए जाते हैं, सारे त्योहार जो है सिक्किम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडिसी डांसर, निम्नलिखित में से कौन जो है ओडिसी नृत्यांगना नहीं है। क्या ये शगुन भूटानी, दर्शना झावेरी, चित्रा कृष्णमूर्ति और कुमकुम मोहंती। तो देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाए, करेक्ट आंसर दर्शना झावेरी। आप लोग को पता है हम लोग झावेरी सिस्टर बोलते हैं, झावेरी सिस्टर, झावेरी सिस्टर किससे, मणिपुर से, मणिपुरी किस डांस से संबंधित है, तो आपको हो गए मणिपुरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए। देखिए कह रहे हैं बोन गीत, बोन गीत इज प्राइमरली अ फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ डैश। कह रहे बोन गीत मुख्य रूप से डैश जो है लोकगीत का एक रूप है। क्या ये मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है या असम है। बोन गीत, तो बोन गीत कहाँ का है, तो आप कहोगे असम का है। ठीक है, असम का। असम में जो है दोस्तों बिहू त्योहार, बिहू जो है ये त्योहार भी है और बिहू जो है ये दोस्तों नृत्य भी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बिहू डांस भी है और फेस्टिवल भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेड इन द ईयर 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू डैश। कह रहे हैं भारत की पहली रेलवे जो लाइन है वो 1853 में बॉम्बे से डैश तक बिछाई गई थी। थाने, नागपुर, पुणे, नासिक। तो आपको पता होगा दोस्तों ये बॉम्बे टू थाने चली थी और कितना किलोमीटर कवर किया था, तो 34 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट से आंसर करना है सभी लोग को, और एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग जो है लाइक और शेयर करते रहिए, जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे फिर वो 40 मिनट ले चाहे 30 मिनट, बस आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये दिवाली वीकेंड है, हम लोग यहाँ पर जो है सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट नोन फॉर आयरन स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। भिलई, जमशेदपुर, बोकारो और सूरत। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सूरत। सूरत इसके लिए नहीं जाना जाता, सूरत किसके लिए जाना जाता है, तो दोस्तों हीरो को तराशने के लिए जाना जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिटी ऑफ डायमंड। क्या कहते हैं, सिटी ऑफ डायमंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीरो का शहर। ठीक है, हालांकि हीरे यहां पे मिलते नहीं है, तराशे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द मुस्लिम लीग पास अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में के लिए जो है स्वायत्ता एक उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, 1944, 40, 35 और 37। क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर यहां क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1940। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सी पोर्ट्स इज लोकेटेड इन द फार साउथ एज कंपेयर टू द अदर्स। कह रहे निम्नलिखित में से कौन जो है, कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में जो है सुदूर दक्षिण में स्थित है। चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, मैंगलोर और पारादीप। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्यूटिकोरिन। ठीक है, ट्यूटिकोरिन जो है ये दोस्तों सदर्न मोस्ट मतलब दक्षिणतम पोर्ट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और ये कहां पर है, तो आप कहोगे तमिलनाडु में। कहां पर है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखिए कह रहे हैं इबेरियन पेनिनसुला कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। कह रहे हैं इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जा सकता है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, एशिया में या यूरोप में। तो आपको कहां पर मिलेगा इबेरियन पेनिनसुला, फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट करके दोस्तों। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, यूरोप में पाया जाए। कहां पे, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस्ताद मोही बहुद्दीन दागर इज अ लेजेंडरी म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कह रहे उस्ताद मोही बहुद्दीन जो है दागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार है, सितार, रुद्रवीणा, तबला या फ्लूट। करेक्ट आंसर बताइए, उस्ताद मोही बहुद्दीन दागर। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, रुद्रवीणा। रुद्रवीणा से ही दोस्तों संबंधित कौन है, उस्ताद असद अली खान। कौन है, उस्ताद असद अली खान, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसका उस्ताद असद अली खान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वन दैट कैन नॉट बी लिस्टेड अमंग द लॉन्ग रन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन क्षरण की दीर्घकालिक प्रभावों से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। क्या रिड्यूस ग्रोथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्किन कैंसर, इंक्रीज्ड अमंग ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन इन ह्यूमन बीइंग, लोअर्ड प्रोडक्शन ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। क्या होगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है कंजम्पशन इन ह्यूमन बीइंग। भाई देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ पे ओजोन डिप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोस्तों लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम ज्यादा करने लगे। मनुष्यों में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि थोड़ी होगी भाई, जितनी है उतनी ही रहेगी। भाई मेरे को जितनी ऑक्सीजन अभी मैं ले रहा हूं, ओजोन डिप्लीट होने के बाद भी उतनी लूंगा, है ना। तो ये दोस्तों इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कोलोजल स्टैच्यूज ऑफ कुषाण रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट स्टेट। कह रहे मठ में जो है, मठ के एक मंदिर कुषाण शासकों के विशाल जो है प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, निम्नलिखित में से वह कौन से राज्य में है? क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा? सभी लोग बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल, द नेग्रोइड रेस इज इंडिजीनियस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। कह रहे हैं निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका? जल्दी से बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। तो वहां के लोगों को दोस्तों निग्रो भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो निग्रोइड ऐसे याद कर लीजिए, निग्रो से निग्रोइड, ठीक है। तो निग्रोइड जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगी? अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज जीरो स्केड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जो है जनसंख्या शून्य है? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और असम। तो आप क्या कहोगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब। पंजाब में जो है दोस्तों स्केड्यूल ट्राइब जो है वो शून्य है, ये याद रखिएगा, अनुसूचित जो है जनजाति शून्य है। अगर स्केड्यूल कास्ट पूछ लेते, ठीक है, तो स्केड्यूल कास्ट जीरो कहां पे? तो नागालैंड में, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, द प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट अ ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ हैज बीन इंटरेस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द डैश। भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत को जो है प्रावधान को निम्नलिखित में से एक रूप में सौंपा गया है। क्या ये फंडामेंटल राइट, कंजप्शन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक राइट, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल ड्यूटी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 43। आपको याद होगा जिसके तहत क्या कहा गया है कि दोस्तों मैटरनिटी रिलीफ देनी चाहिए। अगर कोई दोस्तों यहाँ पे महिला है और वो दोस्तों अभी प्रेग्नेंट है तो उसको क्या मिलनी चाहिए? रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट डज द यूनियन पैसिफिक रेल रोड ऑपरेट। कह रहे हैं यूनियन पैसिफिक रेल रोड का संचालन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में होता है? क्या ये साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या एशिया में? करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका। क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द जियोस्ट्रॉफिक फ्लो कंडीशंस अकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय डैश। करे भूविक्षेपी प्रवाह की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दाब जो है यहाँ पे प्रवणता बल डैश द्वारा संतुलित होता है। क्या ये जियोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और कोरिलेसिस फोर्स? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? कोरिलेसिस फोर्स। कोरिलेसिस फोर्स का मतलब है दोस्तों एट अ टाइम दो जगह से आप लोगों को क्या लग रहा है? यहां पे प्रेशर लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये है। कई बार आप लोगों ने क्रिकेट खेलते वक्त बॉल देखा होगा, जब कैच करने जाते हो तो आपको लगता है कि हाथ में आ रही है, पता चला वो पीछे की तरफ चली जाती है ना। तो उसको हम कहते हैं कोरिलेसिस फोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon which is called dash at Sarnath to his 5 disciple। कह रहे बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। क्या इसको निरंजना कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, और धर्मचक्र परिवर्तना? तो देखिए दोस्तों, जब उन्होंने उपदेश दिया था तो पाली भाषा में उपदेश दिया था और उसको कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तना। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? जब उनकी जो है आत्मा ने शरीर को त्याग दिया, मतलब उनकी मृत्यु को कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण जब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। निरंजना, निरंजना दोस्तों नदी थी जिसके किनारे उनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है।
एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे, फटाफट से, और आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दिवाली वीक चल रहा है, यहाँ पे आपको पूरा जो है प्रैक्टिस कर लेना है रैपिड फायर राउंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन February 20, 1947 हु अनाउंस द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द इंडियंस बाय द जून 1948। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन और क्लेमेंट एटली। तो ये किसने कहा था? तो आपको हो गए क्लेमेंट एटली। उस समय दोस्तों प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? तो ब्रिटेन के, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चले आगे, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला सवाल। ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन बंगाल बाय डैश। बंगाल में जो है अखिल बंगाल सविनय अवज्ञ परिषद का गठन डैश द्वारा किया गया था। क्या जे.एम. सेनगुप्ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर होंगे जे.एम. सेनगुप्ता, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये बंगाल सिविल डिसोबीडियंस है, एक होता है दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञ आंदोलन, वो 1930 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिनाउंस द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने जो है जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की थी? क्या ये सावित्रीबाई फुले, या फिर ईवी रामास्वामी नायकर, या फिर अय्यनकली और ज्योतिराव गोविंदराव फुले? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ज्योतिराव गोविंदराव फुले हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 में की थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। हुली वेशा इज अ पॉपुलर फोक डांस इन द कोस्टल रीजन ऑफ डैश। कह रहे हुली वेशा डैश की तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। केरला, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटका। जल्दी से बताइए। जितना जल्दी आप 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उतने में अपन क्लास समाप्त कर देंगे दोस्तों। इससे फर्क नहीं पड़ता है 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट क्लास, ठीक है। बस मैं चाहता हूं कि इस दिवाली वीक में आप जल्दी जल्दी से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लो। और ये मैं बता दूं CBT 2 के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको लेवल जो है प्रैक्टिस हो जाए पूरा। इसमें CBT 1, CBT 2 दोनों मिल जाएंगे और मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? कर्नाटका। कर्नाटका है जहां पे हुली वेशा जो है एक पॉपुलर फोक डांस है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कर्नाटका का वैसे एक और फेमस गान डांस है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, यक्षगान। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज दी बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन पास्ड। कह रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल राज्य कैदी विनियमन जो है पारित किया गया था? 1876, 57, 1818 और 1812। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1818 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। कह रहे हैं दोस्तों राजकोषीय घाटे की जो है परिभाषा क्या है? एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, राइज इन इन्फ्लेशन इनसाइड द इंडियन इकोनॉमी, या फिर एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग डेप्ट, या एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड करेंसी एप्रिसिएशन। क्या होगा दोस्तों? राजकोषीय जो घाटे होते हैं उनको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, मतलब एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग डेट। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता है, मतलब आप खर्च ज्यादा कर रहे हो। भाई सीधी सी बात है, अगर वर्ल्ड बैंक ने आपको 100 करोड़ रुपए दिए फॉर एग्जांपल, आप दोस्तों 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, ठीक है, आ तो इतने रहे हैं लेकिन आप खर्च इतने कर रहे हो, तो आपका तो फिजिकल डिफिसिट हो गया, मतलब उनको पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको मतलब घाटे में चल रहे हो, ठीक है, इसको घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? दामोदर, नर्मदा, तापी और मांडोवी। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो आप कहोगे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दामोदर। दामोदर जो है ईस्ट में बहने वाली, मतलब पूरब की तरफ बहने वाली। बाकी नर्मदा, तापी, मांडोवी ये कहाँ बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। और पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बैरम खान डिफीटेड डैश। देखिए पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने डैश को पराजित किया था। क्या खान जमन को, महाराणा प्रताप को, राणा प्रताप को और हेमू को। आपको याद होगा दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, लेकिन अकबर तो छोटा था, तो अकबर तो लीड नहीं कर रहा था, तो अकबर की तरफ से लीड कर रहा था बैरम खान। तो बैरम खान ने किसको हराया? हेमू को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी कार्व्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज इन द ईयर 1956। कह रहे हैं वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का निर्माण किया गया था?
आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और गुजरात। तो आपको याद होगा दोस्तों, सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। और आंध्र प्रदेश के अभी दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर कौन बन गया है? तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। गोतीपुआ इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म इन द स्टेट ऑफ, कह रहे गोतीपुआ डैश राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर। कहाँ पे किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा में किया जाता है गोतीपुआ। और ये दोस्तों नृत्य कब परफॉर्म किया जाता है? जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है ना, उसके दौरान जो नृत्य किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गोतीपुआ। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड अहमदुल्ला शाह डिफीट हेनरी लॉरेंस, कह रहे निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था? तीसरा पानीपत के युद्ध में, पलासी के युद्ध में, या फिर चिन्हत के युद्ध में, या फिर बक्सर के युद्ध में? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा चिन्हत के युद्ध में। ठीक है, चिन्हत का युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ पलासी अगर हम बात करें तो ये 1757 में हुआ था। ठीक है, और बक्सर जो है ये दोस्तों 1764 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, Which 5-year plan aim to accelerating food grains production, increasing employment opportunities and raising productivity with the focus on food work and productivity? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है उत्पादकता बढ़ाना है? क्या ये 7th है, 6th है, 1st है या 4th है? कौन सा था दोस्तों पंचवर्षीय योजना? बिल्कुल, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है दोस्तों 7वां हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 7वां कब से कब तक था। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों 5वां जो था ये 1974 से लेके 1978 तक था। फिर 1978 से 1980 तक कुछ भी नहीं था। छठवां था 1980 से लेके 1985 तक, है ना। और 7वां हो जाएगा 1985 से लेके 1990 तक, क्योंकि 90 से फिर 92 तक नहीं था। तो 7वां जो था ये 1985 से लेके 1990 तक था। ठीक है, और पहला 1951 से 1956, 1951 से 1956 पहला पंचवर्षीय योजना। अच्छा, ऑफ द गिवन ऑप्शन विच इज द सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड, कह रहे दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवड़ी समुद्र कौन सा है? क्या ये बाल्टिक सी है, रेड सी है, सेलेबिस सी है या ब्लैक सी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए? करेक्ट आंसर होगा रेड सी इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शनों में से। वैसे तो दोस्तों आपको पता है जो डेड सी है वो भी सॉल्टिएस्ट सी है। ठीक है, वो विश्व की सबसे बड़ी और सॉल्टिएस्ट सी है। ठीक है, और डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे कोई दोस्तों मछली वछली रह नहीं पाती, इतना खारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ द दमन एंड दीव, कह रहे हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है? क्या ये 748 महिलाएं 1000 मेल पे, 696 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, 723 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, या 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पे? तो दोस्तों किसकी बात करें? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में जो है दोस्तों 618 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। वैसे सबसे ज्यादा कहां पे है? तो केरल में, ये आपको ध्यान रखना है, 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। भारत में कितने हैं? तो भारत में 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। द नायग्रा फॉल ड्रेन्स द वाटर फ्रॉम लेक एरी इनटू डैश, कह रहे हैं नायग्रा जो फॉल्स है ये एरी झील के पानी को डैश में बहा देता है। किसमें? लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन। मतलब झील हुरो, झील ओंटारियो, झील सुपीरियर और झील मिचिगन। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा लेक ओंटारियो। ठीक है, झील ओंटारियो में जाके दोस्तों इसको बहा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ पॉपुलर नेम ऑफ द 14th century पर्शियन लिटरेचर एसोसिएटेड विद द गजल एंड वाज लव्ड फॉर हिज परफेक्ट पर्सनैलिटी एंड आर्ट ऑफ पोएट्री, कह रहे निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी के फारसी साहित्य का एक लोकप्रिय नाम था जो गजल से जुड़ा हुआ था और उनके पूर्ण व्यक्तित्व के और कविता की जो है कला के लिए प्यार किया गया था? हाफिज, मोहम्मद इकबाल, रूमी और मिर्जा गालिब। किसको दोस्तों जो है गजल के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे हाफिज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाफिज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा देखिए भारत में जो है दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पिता किसे कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है। कर्नाटिक म्यूजिक के पिता किसी को कहा जाता है? तो पुरंदरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, आमिर खुसरो को किसका कहा जाता है? तो कव्वाली का कहा जाता है, उनको जनक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना इज एम्ड
एट प्रोवाइडिंग डैश। देखिए वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य जो है प्रदान करना था, क्या प्रदान करना था? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल सिटीजन, हाउसिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज टू दी स्लम dwellers living below poverty line, food grains to slum dwellers living below the poverty line, financial assistance to slum dwellers living the below poverty line। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है दोस्तों ये किससे संबंधित था? तो आप कहोगे इसमें दोस्तों घर और टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना उन जो है दोस्तों झुग्गी झोपड़ियों वालों को जो कि दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ठीक है, तो उनको घर और जो है टॉयलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग डैश लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर। निम्नलिखित में से डैश ने जो है स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा? रामदास, तानसेन, तानारंग और जो है बाईजू बावरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे तानसेन। तानसेन जो है दोस्तों इन्होंने 11 साल तक स्वामी हरिदास से जो है दोस्तों क्या सीखा था? संगीत सीखा था। और तानसेन जी को ही कहा जाता है फादर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, मतलब जो है शास्त्रीय जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसके जनक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द मोस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? क्या ये गंगा है, नाइल है, मिसिसिपी है और अमेजन है? एक बार सभी लोग से फटाफट से गुजारिश है जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चलिए, और हमारे जो है 60 क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, फटाफट से आंसर करना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? गंगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। गंगा नदी हमारे देश की जो है सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर। कितनी है? 25-25 किलोमीटर। और इसी को जो है दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? तो गंगोत्री से होता है, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द सोल अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड द ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो है सरकारों के प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब भारत के वित्त आयोग, भारत के महानिवादी, भारत के जो है यहाँ पे नियंत्रक और महालेख परीक्षक और वित्त मंत्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनको कहा जाता है भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। ये जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 148 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 280 में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल किस में आते हैं? तो अनुच्छेद 76 में, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं आते, ठीक है, उनको संविधान में फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में मेंशन नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। The role of the dash is to recommend the president measures needed to augment and consolidate fund of a state to supplement the resources of the municipalities in the state based on the recommendation made by the finance commission of the state। कह रहे डैश की भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों को के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए और आवश्यक उपायों के रूप में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। नीति आयोग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये वित्त आयोग, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, अभी फाइनेंस कमिश्नर के चेयरमैन कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइनेंस कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? अरविंद पनगरिया जी हो जाएंगे क्या? तो आप कहोगे अरविंद पनगरिया जी, ठीक है, 16वें वित्त आयोग चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोहन वीणा इज अ मॉडिफाइड Hawaiian guitar also known as हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार was created and popularized by, ठीक है। सारे के सारे दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोहन वीणा एक संशोधित जो है हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है, डैश द्वारा बनाया गया है और लोकप्रिय बनाया गया है। विश्व मोहन भट्ट, अशद अली खान, अनुष्का शंकर और जो है राम नारायण। तो सीधी सी बात है, मोहन वीणा की बात कर रहा है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे विश्व मोहन भट्ट। देखिए असद अली खान मत लगाइए क्योंकि ये रुद्र वीणा से है, मोहन वीणा से नहीं है। और भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है दोस्तों वीणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ डैश वाज द मेन मॉस्क ऑफ जहांपनाह हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। कह रहे हैं बेगमपुरी मस्जिद जो है डैश के शासनकाल के दौरान बनाई गई उनकी नई राजधानी दिल्ली में जहांपनाह की मुख्य मस्जिद थी। मोहम्मद तुगलक, गियासुद्दीन बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल राजा कहा जाता था। इसके समय में ही जो है दोस्तों कौन आया था?
इब्न बतूता आया था, इसी ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी चेंज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज एम्ड एट लेइंग एम्फेसिस ऑन, कह रहे दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश जो है पर जोर देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फूड इंपोर्ट, वाटर स्कार्सिटी और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो करेक्ट आंसर था दोस्तों इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकंड पंचवर्षीय योजना का मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1956 से 1961। कौन से मॉडल पे थी? पीसी महलनोबिस मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टाइल ऑफ सिंगिंग इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय मैन विद द तानपुरा एंड पखवाज एज इंस्ट्रूमेंटल अकम्पनीमेंट, कह रहे गायन की कौन सी जो है शैली यहाँ पे परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा जो है तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? तराना, ठुमरी, ध्रुपद और गजल। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ध्रुपद। अब देखिए दोस्तों ये शैलियां है, ठीक है, संगीत की भी शैली होती है, 10 शैलियां होती है, जैसे टप्पा हो गई, ठुमरी हो गई, ख्याल हो गया, ठीक है, तराना हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये क्या है? शैलियां है। ठीक है, किसकी? संगीत की। कितनी होती है? 10 होती है। अगला, ओ हो दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने वो सारे सवाल किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें मैंने आपके प्रीवियस ईयर सीबीटी 2 के क्वेश्चंस रखे हैं। अगर जिसको लगता है कि भाई कहाँ के कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग इस दिवाली वीक में इसी तरीके से दोस्तों छोटे छोटे सेशन करेंगे, 40 मिनट 30 मिनट, जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई जितना जल्दी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हम आगे चल के ना डिटेल में शुरू कर देंगे, क्योंकि डिटेल में अपन पहले करते थे, अब वापस से रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं, फिर अब डिटेल से शुरू कर देंगे। क्वेश्चन का लेवल समझ लीजिए, ये सीबीटी 2 लेवल का है। और अब देखिए कंपटीशन बढ़ गया है, तो सीबीटी 1 में आपको इस लेवल के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो है रेलवे टेक्स्ट बुक पर मेरे साथ डेली जुड़ सकते हो। और यहाँ पे देखिए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 7 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और ये रात को 10 बजे तक चलती हैं, जहां पर आप मेरे साथ शाम को 7 बजे से लेके 7:45 तक आप अप्रोक्सीमेटली जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो ये एक छोटा सेशन था, उम्मीद करता हूँ ये आप सेशन आपको पसंद आया होगा। और जो लोग कह रहे थे सर कि हमें यहाँ पे कोर्स परचेस करना है, तो अभी आपके लिए ऑफर भी चल रहा है बढ़िया। ठीक है, तो इसी जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, उसको क्लिक करना है और वहाँ पे जाने के बाद एक्सप्लोर कर लीजिए। सुपर एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे एक्सप्लोर कर लीजिए कौन कौन से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ मिल रहे हैं। और लास्ट में आप लोग कूपन कोड इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इसको यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए रखेगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा। करेक्ट आंसर कितने किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल, जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।